हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ करंट अफेयर की क्लास। इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो कि वनडे एग्जाम में करंट अफेयर पूछी जाती है। तो आज चलिए तैयार हो जाइए और इस सेशन को अंततः देखिएगा। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही लेस होने वाला है, क्योंकि अगर आप इसको पूरा अटेंड करते हैं तो आपको विभिन्न परीक्षाओं में जो करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है यह वीडियो। तो बने रहिएगा वीडियो में। और करंट अफेयर की क्लास अगर आपको पिछली वीडियो को देखना होगा तो आप जाके यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब लिखा है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है। लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है। कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है। कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है। तो बड़े ही प्यारे हैं। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा तरह के हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र इसमें हम लोग देखेंगे। तो ये क्लास कितना इम्पोर्टेंट होने वाली है आप देख सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये रहा हम लोगों का पहला सेशन। बड़े ही ध्यान से इसको आप देखिएगा कि ये क्या है। इसमें बोला गया है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, और इसके बारे में कुछ हम लोगों को यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ देखेंगे और उसके बारे में एक एक पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पे कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय दिया है कि संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार एवं उसके संगठनों की मौलिक बुनियादी संहिता, फंडामेंटल बेसिक कोड, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों एवं कर्तव्यों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की रूपरेखा भी निर्धारित करता है। आगे देखिएगा। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को अंगीकृत किया जाने के समय, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आगे देखिएगा कि संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें जो है कि 395 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स थे। तो कितने आर्टिकल से 395 जब ये लागू हुआ था। और 8 अनुसूचियां इसमें थी, ओके, शेड्यूल से। और लगभग 1,45,000 कितना 1,45,000 शब्द थे, ओके। तो क्या क्या इसमें आपको इम्पोर्टेंट रखना है, पहले तो ये बन के तैयार कब हुआ, जब अंगीकृत किया गया, और पूर्णतः कब लागू हुआ था। तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। 26 जनवरी 1949 को यह अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः मतलब लागू किया गया था। और जब ये लागू हुआ था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और इसमें शब्दों की अगर बात की गई है तो लगभग 1,45,000 इसमें क्या थे, शब्द थे। तो इस तरीके से भी आप ये छोटी छोटी जानकारी है जिसको आप याद रखिएगा। आगे बोला गया है कि इस प्रकार यह अब तक का अंगीकृत किया जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान है, ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं फिलहाल में। आइए आगे भी देखते हैं क्या है। आगे दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बने थे।
यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कौन है? तो भारत का संविधान। भारत का संविधान न तो मुद्रित प्रिंटेड है और न ही टंकित मतलब टाइपिंग है। ठीक है, तो यह क्या है? न ही यह प्रिंटेड है और न ही ये क्या है? टाइपिंग है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित और सुलेखित मतलब क्या है? हाथों से लिखा गया है। क्या किया गया है? हाथों से इसको लिखा गया है। तो ये क्या क्या नहीं है? ये मुद्रित नहीं है और क्या है? टाइपिंग नहीं है। यह भारत का संविधान कैसा है? तो यह हाथों से लिखा गया है। तो इस बात को भी हमें क्या करना है? याद रखना है। आइए अब हम लोग देखते हैं स्मरणीय तथ्य। इसमें क्या क्या दिया गया है इसको हम लोग बड़े ही ध्यान से देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से बनने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से डेट को भी आप याद रखिएगा और आगे की भी घटनाओं को आप देखते हुए चलिएगा। देखिए आगे क्या बोला गया है कि 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन किस तिथि को किया गया है? आपको सबसे पहले वो तिथि याद रखनी है कि 23 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। तो कौन कौन इसका उद्घाटन किए हैं? तो उसमें राज्य मंत्री जो केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार जो कि अर्जुन राम मेघवाल जी और लोकसभा अध्यक्ष जो हैं कि ओम बिरला जी ने, इन दोनों लोगों ने संयुक्त इसको क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। आइए अब इसके बारे में छोटा सा पॉइंट के तौर पे ही रखा गया है, इसको आप बड़े ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा। इस संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया है। तो यहाँ पे आपको अब जगह का भी नाम दे दिया है कि वो जगह कहाँ है, तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है कि सोनीपत में स्थित है, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखिएगा, इस संग्रहालय का उद्घाटन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की 75वां वर्षगांठ, कितना 75वां वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर के उपलक्ष्य में किया गया है। तो ये भी हमें क्या करना है? याद रखना है कि जब इसका उद्घाटन किया गया तो किसके उपलक्ष्य में? तो 75वां जो कि वर्षगांठ जब इसकी मनाई जा रही थी तो उसी के उपलक्ष्य में जो है कि ये संग्रहालय खोला गया है। आइए आगे भी देखते हैं क्या है। आगे देखिएगा कि उल्लेखनीय है कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय और अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम एंड राइट्स एंड फ्रीडम्स एकेडमी की स्थापना की गई है। तो यह कहाँ की गई है? आप ये भी याद रखिएगा, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। ओके, आइए एक एक पॉइंट को देखते हुए और ध्यान से हम लोग चलेंगे। संविधान संग्रहालय भारत के संविधान को समझने का एक प्रमुख केंद्र होगा, जहां पे आप जाके संविधान को एक अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। आगे देखिएगा क्या बोला गया है, इसमें संविधान के प्रत्येक भाग और उसके महत्व को समर्पित कई खंड शामिल होंगे। आगे पॉइंट में दिया गया है कि इसमें संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य की प्रोफाइल के साथ उनकी जीवंत बहसों और विचार विमर्श को भी प्रदर्शित किया जाएगा। जो संविधान सभा जब बन रहा था तो उसमें कौन कौन से लोग थे उनका फोटो भी लगा होगा, उनकी प्रोफाइल लगी होगी और उन्होंने क्या बहस किया था और क्या अपना विचार रखा था, ये भी उसमें क्या किया जाएगा? दिखाया जाएगा। जिन्होंने अपने समय से आगे की एक सशक्त पांडुलिपि को निर्मित किया। ओके, तो इस तरीके से इसमें दिया गया है। आइए चलते हैं अगले पेज। आइए आगे देखिएगा क्या बोला गया है। आगे बोला गया है कि इसमें यद्यपि इस संग्रहालय में संविधान निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों की भरमार होगी, लेकिन फिर भी यह केवल 26 नवंबर 1949 से पहले की घटनाओं को दर्शाने वाला दस्तावेज का संग्रह नहीं होगा,
बोला गया है कि अगर ऐसा होता है तो इस संग्रहालय में बहुत ज़्यादा जो है कि ऐतिहासिक जो तत्व हैं, जो कागजात हैं, वो काफ़ी भरमार हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो दस्तावेज रखे जाएंगे वो 26 नवंबर 1949 से पहले की जो घटना हुई है उसको नहीं रखा जाएगा। उसके बाद से जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद से जितने जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उसको यहाँ पे फाइल के तौर पे रखा जाएगा, जो कि हम लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आगे भी क्या इसमें बोला गया है, इस संग्रहालय एवं अकादमी में सामग्रियों का चयन, संग्रह और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण अंचलिका बी नायर, सेंट्रल फॉर म्यूजियम की प्रमुख द्वारा किया जा रहा है। तो जो चयन कर रही हैं और जो इसमें प्रमुख हैं उनका नाम है अंजचिता वी नायर। तो ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। आइए अब हम लोग कुछ देखते हैं संविद के बारे में कि भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड्स, ओके, इसके बारे में भी हम लोग कुछ इसमें देख लेते हैं। 23 नवंबर 2024 को भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के अवसर पर, जहां भारत के पहले रोबोटिक टू गाइड्स, इंडिया फर्स्ट रोबोटिक टूर जो है कि गाइड का अनावरण भी किया गया है इसी के उपलक्ष्य में। ठीक है, एक ही साथ ये दोनों चीज़ों का अनावरण किया गया है। आइए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिएगा, इस रोबोटिक टूर गाइड्स को संविद, क्या नाम दिया गया है, संविद नाम दिया गया है। कौन सा जो रोबोटिक है उसका नाम रखा गया है संविद। आगे बोला गया है कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने IIT मद्रास के सहयोग से इस अर्ध मानवीय सेमी गाइड्स रोबोट्स का विकास किया है। तो यह किसके सहयोग से हुआ है, तो मद्रास IIT के सहयोग से इसका विकास किया गया है। किसका, रोबोट का। आगे बोला गया है कि यह रोबोट नव स्थापित संविधान संग्रहालय में आतंकितों का मार्गदर्शन करेगा। तो ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। आगे देखिएगा, यह रोबोट जो है कि संविद, इसका नाम पूरा का पूरा क्या रखा गया है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट असिस्टेंट फॉर म्यूजियम विजिटर एंड इनरेटर डिस्प्ले। ओके, नाम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से संग्रहालय में आतंकितों के अनुभव को अत्यधिक संवादात्मक और ज्ञानवर्धक बनाएगा। तो इसके लिए यह रोबोट वहाँ पे रखे गए हैं। आइए कुछ संविधान के बारे में भी दिया गया है की पॉइंट के तौर पर, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वां वर्षगांठ। ओके, आगे देखिएगा क्या है पूरा मामला। 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान के अंगीकरण जो है कि एडॉप्शन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत सरकार ने भारत के संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की। तो ये भी यहाँ पे क्या किया गया है, शुरुआत किया गया। यह समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। तो इसमें क्या चला गया, जो वर्ष भर के हमारा संविधान हमारा अभिमान के तौर पे यह चलाया जा रहा है। आगे देखिएगा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में 26 नवंबर 2024 को संविधान सदन पुराना संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में वर्ष भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया गया। तो यह कहाँ हुआ है, पुराना संसद भवन जो है उसके लिए, उसमें चलेगा। इस अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया। तो पहले किस में है, संस्कृत में और मैथिली भाषा में भी अब किया जा रहा है। आगे देखिएगा, 26 नवंबर 2024 को ही 10वां संविधान दिवस मनाया गया। ओके, इस वर्ष संविधान दिवस का मुख्य थीम क्या है, तो हमारा संविधान हमारा अभिमान। ये भी आप याद रखिएगा, 10वां संविधान दिवस मनाया गया कब, 26 नवंबर 2024 को। ओके, और इसमें थीम क्या है, हमारा संविधान और हमारा अभिमान, इसका थीम रखा गया है। आइए आगे चलते हैं।
अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। तो इसमें अब हम लोग बात करने वाले हैं और इसमें पहलुओं को देखेंगे एक एक करके। तो आइए देखते हैं क्या है। झारखंड की 5वां विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 5 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है, जबकि महाराष्ट्र का 14वां विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि अगर बात कर दी तो 26 नवंबर 2024 निर्धारित की गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर 2024 को एक प्रेस वक्तव्य के माध्यम से इन दोनों राज्यों में नई विधानसभा के गठन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की। आइए अब हम लोग देखते हैं स्मरणीय तथ्य। इसमें हम लोग देखते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों को। ओके, देखिएगा आगे है कि झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या अगर हम देखें तो सीटों की संख्या कितनी है? 81। कितनी है? 81। इसमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति मतलब एससी को दिया गया है और 28 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति एसटी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई है। मतलब 81 में से जो है 9 सीटें किसके लिए रहेगी? तो ये अनुसूचित जाति के लिए, और 28 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे आरक्षण किया गया है। आगे देखिएगा, झारखंड में कुल 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रथम चरण की अगर हम बात करते हैं फेज फर्स्ट में, तो कुल 43 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु मतदान 13 नवंबर 2024 को क्या किया गया था? संपन्न हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि जबकि द्वितीय चरण की अगर हम बात करते हैं तो जो द्वितीय चरण है इसमें कुल 38 सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु मतदान जो है 20 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ था। तो पहला इसमें 2 फेज में कराए गए और पहले फेज में टोटल कितनी संख्या थी? तो 43 विधानसभा में कराया गया और यह जो डेट है 13 नवंबर 2024 को। और दूसरा जो है द्वितीय चरण की अगर मैं बात करूं तो इसमें 38 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कराया गया और डेट जो है कि 20 नवंबर 2024। तो ये दोनों डेट ही आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, दोनों ही चरण के चुनाव हेतु मतगणना जो है कि 23 नवंबर 2024 को संपन्न हुई थी। क्या हुआ था? जो मतगणना हुआ था वो 23 नवंबर को संपन्न हुआ था। चुनाव परिणाम के अनुसार झारखंड के 24 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा सरकार को पुनः सत्ता में वापस आने में सफलता मिली है। ये 24 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि पहली बार जो राजनीतिक पार्टी की सरकार बनी हुई थी, चुनाव हुआ और फिर वही पार्टी क्या है? सत्ता में आ गई है। तो उसी को ये बताया गया है। आगे देखिएगा, राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडिया, ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गुट ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। मतलब इंडिया गठबंधन की वहाँ पे क्या हुआ है? सरकार बनी है। राज्य में इंडिया गुट की कुल 56 सीटें जीतने में सफल रही। तो इंडिया जो गठबंधन हुआ था वो कितनी सीटें जीती हैं? तो वो 56 सीट यहाँ पे क्या किया है? उसमें जीत दर्ज की है। आगे देखते हैं, 28 नवंबर 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तो ये दोबारा बने हैं हेमंत सोरेन और कब इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है? तो 28 नवंबर 2024 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आइए अब इसमें आपको बिल्कुल कितनी सीटें कौन जीता है ये आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 प्रमुख दलवार जो है कि परिणाम। ओके, दल का नाम यहाँ दिया गया है, प्राप्त सीटें दिया गया है और यहाँ पे प्रतिशत में जो है कि कितने वोट इनको मिले हैं। ओके, आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। पहला है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनको मिली है टोटल 34 सीट, मतलब कितना? 34 सीट।
प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो 23.44% इनको मत मिला है। आगे बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि 21 सीट पर जीत हासिल की है और इनको जो प्रतिशत है मत का वो कितना मिला है, तो 33.18%। ओके, आगे है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 16 सीट इन्होंने दर्ज किया है और जो मतदान प्रतिशत है वो 1.56% है। आगे है राष्ट्रीय जनता दल, अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 4 सीट पे दर्ज किया है, 4 सीटों पे जीत दर्ज की है और इनका जो है 3.44 है। ओके, आइए आगे है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ओके, जो कि मार्क्सिस्ट लेफ्टिनेंट लिबरेशन, इन्होंने 2 सीट पर दर्ज किया है और इनका जो प्रतिशत है वो 1.89 है। उसके बाद जो अन्य हैं वो 4 सीटों पे इन्होंने दर्ज किया है और इनका प्रतिशत यहाँ पे नहीं बताया गया है। आइए अब आगे हम लोग चल के देखते हैं। तो ये तो हो गया मोटा मोटी हम लोग देख लिए झारखंड। अब हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र को भी आप ध्यान से देखिएगा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था, इसमें हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि क्या हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या जो है वो है 288 सीटों में चुनाव होने थे। तो ये कई फेज में हुए हैं और इसमें क्या क्या है ये सारी चीज़ें हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो कुल संख्या है 288। इसमें से 29 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण दी गई है, ओके, आरक्षित की गई है और 25 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्या है, तो आरक्षित की गई है। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव एक ही चरण में 20 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ था। तो 20 तारीख को ही यहाँ पे एक ही साथ पूरे महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुए थे। जबकि जनगणना की अगर हम बात करें तो मतगणना की अगर हम बात करते हैं तो मतगणना हुआ था 23 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ था। तो एक ही फेज में यहाँ पे चुनाव को संपन्न कराया गया और जो मतगणना है वो अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा 23 नवंबर 2024 को क्या हुआ, संपन्न हुआ था। आइए आगे चलते हैं। देखिएगा कि चुनाव परिणाम के अनुसार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना, अजित पवार के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कई अन्य छोटे दल भी इसमें क्या थे, शामिल थे, ने शानदार जीत दर्ज की। तो कौन यहाँ पे दर्ज किया है, महायुति गठबंधन जो नाम दिया गया था, इस पार्टी इस संगठन ने यहाँ पे जीत दर्ज की है। आइए, महायुति गठबंधन ने 235 सीटों पर विजय प्राप्त की और टोटल सीट अगर हम बात करें तो टोटल सीट है यहाँ पे 288 और 288 में से 235 सीट जो है कि महायुति गठबंधन के खाते में जाती हैं। जबकि विपक्षी पार्टी महाविकास अघाड़ी जो है MVA गठबंधन मात्र 50 सीटों पर ही जीत ये क्या की है, हासिल कर पाई है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि चुनाव परिणामों के परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, मराठी में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहीण योजना महत्वपूर्ण साबित हुई है। यह योजना जो है कि महत्वपूर्ण इसमें साबित हुई है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 21 से लेकर 65 वर्ग आयु की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की वित्तीय लाभ DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। मतलब इस योजना के तहत जो है कि जिनका जो भी महाराष्ट्र में महिला हैं जिनकी उम्र 21 साल से 65 वर्ष है,
उनको जो है कि उनके खाते में 1500 रुपये हर माह क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। ओके, आइए आगे देख लेते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 प्रमुख दलवार परिणाम, जो इसमें हम लोग देखते हैं कि किसको कितना मिला है। आइए पहले नंबर पे है भारतीय जनता पार्टी। अगर हम बात करते हैं तो 132 सीट इन्होंने जीत दर्ज की है। 132 सीटों पे इन्होंने क्या किया है, जीत दर्ज की है। और प्रतिशत की अगर बात करें तो 26.77% इन्होंने मत प्राप्त किया था। उसके बाद है शिवसेना, जो कि 57 सीटों पे जीत दर्ज की है। और ये है इसका मत का अगर प्रतिशत देखें तो 12.38%। उसके बाद है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि 41 सीटों पे जीत दर्ज की है और इनका प्रतिशत है 9.01%। अगला है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, ओके, जिनको 20 सीट मिली है। अगर हम बात करते हैं तो 9.96%। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16 सीटों पे जीत मिली है और इनका प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 12.42% है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, तो इनको जो है कि 10 सीट मिली है और अगर हम बात करते हैं तो 11.28% है। समाजवादी पार्टी, इनको भी यहाँ पे 2 सीट में जीत दर्ज हुई है और इनका प्रतिशत है 0.38%। और उसके बाद अन्य है जो कि 10 सीटों पे इन्होंने जीत दर्ज की है। आइए आगे देखिएगा, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, एक प्रकार की रासायनिक मुक्त खेती है, केमिकल फ्री फार्मिंग है, जो देसी गाय आधारित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होती है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है और यह परंपरागत स्वदेशी प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है। किसानों को रसायन मुक्त खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करने और प्राकृतिक खेती की पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक स्वतंत्र और पृथक योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, जिसको बोला गया है NMNF, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग, को प्रतिपादित किया गया है। तो आइए इसके बारे में और भी कुछ की पॉइंट हैं जिसको हम लोग विशेष। अब ये रहा आपका स्मरणीय तथ्य। अब इसमें हम लोग देखते हैं एक एक करके कि इसमें क्या दिया गया है। बड़े ध्यान से देखिएगा। 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का आरंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की। ओके, आगे बोला गया है, इस योजना को एक स्वतंत्र केंद्र परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा। आगे देखिएगा, यह योजना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ की जाएगी। इस योजना हेतु कुल परिव्यय टोटल, अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी की अगर बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं तो 2481 करोड़ रुपए इसमें क्या किया गया है, तो निर्धारित किया गया है, जो 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2025-26 तक होगी। ओके, आइए आगे देखिएगा। अगले 2 वर्ष में इस मिशन को प्राकृतिक खेती को अपनाने के इच्छुक ग्राम पंचायत को 15,000 समूह में लागू किया जाएगा, जो कि 15,000 समूहों में क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा इसमें। आइए आगे क्या है,
इस पहल का उद्देश्य देश के 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना है। इसका उद्देश्य यही है। आगे देखिएगा, साथ ही आवश्यकता आधारित 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र जो कि BRC बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। आगे देखिएगा, किसान इन केंद्रों से उपयोग के लिए तैयार जैव इनपुट्स आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो ये यहाँ पे खोला जा रहा है। इस मिशन के तहत लगभग 2000 प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फॉर्म जो कि मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म स्थापित किए जाएंगे, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं इन चीज़ों को। आगे देखिएगा क्या बोला गया है। आगे है कि ये फॉर्म कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और किसान के खेतों में स्थापित किए जाएंगे। किसानों को प्राकृतिक खेती की प्रभावी तकनीकी से परिचित कराने के लिए उन्हें इन मॉडल प्रदर्शन फार्मों में प्रशिक्षित किया जाएगा। यहाँ पे इनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको ये खेती करनी कैसे है। आगे है कि इस मिशन का उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है। आगे देखिए क्या इसमें है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, इसके बारे में भी हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसमें बोला गया है कि भारत सरकार वर्ष 2019-20 से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP नामक एक उप योजना सब स्कीम के माध्यम से रसायन मुक्त खेती के रूप में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। ओके, तो यहाँ पे 2019-20 में एक उप योजना चलाई गई थी, उसका नाम था भारतीय प्राकृतिक कृषि। उसी के तहत ये भी इसको भी इसमें समावेश किया गया है। आगे देखिएगा क्या है, यह उप योजना परंपरागत कृषि विकास योजना MPKVY नामक एक छत्र योजना, ओके, छत्र योजना मतलब अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है। तो ये भी हमें याद रखना है। आगे क्या है, केंद्र सरकार ने BPKP को ही विस्तार कर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का प्रतिपादन किया। ये इसी का विस्तार रूप है जो कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का प्रतिपादन किया गया है। तो ये टॉपिक आपको भी पसंद आई होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को। अगले टॉपिक को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या है। तो अगर हम बात करते हैं, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। अब इसमें क्या है, आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अटल इनोवेशन मिशन AIM भारत सरकार के नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। आइए अब चलते हैं अगले पेज पे और इसके बारे में अन्य तथ्य को देखते हैं। स्मरणीय तथ्य, 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग के 10 तत्वावधान में अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की। कब, 25 नवंबर 2024 को जो है कि अध्यक्षता में जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग, ऐसा बोला गया है। आगे देखिए क्या बोला गया है इसमें। इस मिशन को विस्तारित कार्य क्षेत्र और 2750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ मंजूरी प्रदान की गई। तो इसमें बजट का प्रावधान कितना किया गया है, 2750 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। इस मिशन की अवधि की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2028 तक इसको वैलिड रहेगा ये, ओके, जो कि इसका एक सीमा निर्धारित किया गया है। आगे क्या है, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 AIM 2.0 निम्न तीन तरीकों से भारत के नवाचार और उद्यमिता
परितंत्र को सुदृढ़ बनाएगा। तो इसमें 3 तरह से जो है कि इसको बनाने का, जो नवाचार बनाने का इसमें सुदृढ़ दिया गया है। जो वो 3 इनपुट कौन कौन से हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला है कि इनपुट बढ़ाकर, अर्थात अधिक नव परिवर्तनों एवं उद्यमियों को शामिल करके, इनोवेटर्स। ओके। दूसरा है कि सफलता दर, या उसके बाद दिया है थॉट्स पुट में सुधार करके, अर्थात अधिक स्टार्टअप को सफलता देने में मदद करके। और तीसरा है कि आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करके, अर्थात बेहतर नौकरी, उत्पादों एवं सेवाओं को उत्पन्न करके। तो ये 3 इनपुट यहाँ पे दिए गए थे और ये तीनों इनपुट इसमें आपको देखना है। आगे है कि अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के माध्यम से कई नई कार्यक्रमों का आरंभ किया जाएगा जो निम्नलिखित हैं। तो पहला है कि LIPI, लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन। तो इसके बारे में भी आप बड़े ध्यान से पॉइंट करके दिया गया है, आप पॉइंट को समझ लीजिए। इसका उद्देश्य भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं, जो कि शेड्यूल लैंग्वेज है, नवाचार एवं उद्यमिता परितंत्र का निर्माण करना है। और वो भी कितने, तो 22 भाषाओं में, जो कि हम लोगों के देश में राजभाषा कितनी है, तो जो संविधान में भाषा कितने शामिल किया गया है, वो 22 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है। आगे देखिएगा, इसका उद्देश्य अंग्रेजी न बोल पाने वाले नव परिवर्तकों, उद्यमियों एवं निवेशकों के सामने आने वाली भाषा संबंधित बाधाओं को कम करना है। आगे भी बोला गया है इसमें कि साथ ही क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं में संचालित होने वाले 30 नवाचार केंद्र, ओके, भी स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें कितने खोले जाएंगे, तो वो भी आपको दिया गया है कि 3 सेंटर यहाँ पे खोले जाएंगे। आगे देखिएगा, फ्रंटियर कार्यक्रम। अगर फ्रंटियर प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी देखिएगा क्या है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों, आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों में नवाचार एवं उद्यमिता के लिए अनुकूलन वातावरण का निर्माण करना है। आगे देखिए क्या बोला गया है, इन क्षेत्रों में 2500 नई अटल थिंकिंग टिक्रिक्स लैब ATLS स्थापित की जाएगी, जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित टेम्पल्स को विकसित करने में सहायता करेगी। तो ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त यह मिशन मानव पूंजी विकास कार्यक्रम, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से पेशेवर प्रबंधकों, शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों को तैयार करने की एक प्रणाली का निर्माण करेगा। तो ये भी हमें क्या करना है, इसमें याद रखना है। इसके तहत ऐसे 5500 पेशेवर तैयार किए जाएंगे। डीप डेक्ट रिएक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें हम लोग बात करते हैं, यह अनुसंधान आधारित डीप डेक्ट स्टार्टअप के व्यवसायीकरण, ओके, के तरीकों का परीक्षण करने हेतु एक शोध जो है कि सैंड बॉक्स जो है कि तैयार किया जाएगा। आगे इसमें बोला गया है कि ज्ञातव्य है कि डीप टेक्नोलॉजी उन नवाचार को प्रदर्शित करती हैं जो उन्नत वैज्ञानिक एक तकनीकी प्रगति पर आधारित होते हैं। आइए आगे चलते हैं। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा आगे कि अपने परिवर्तनकारी स्वभाव के कारण डीप टेक्नोलॉजी में भारत की सबसे गंभीर सामाजिक समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। तो ये भी क्या करना है, याद रखना है। आगे इसमें पॉइंट दिया गया है कि इसके अतिरिक्त अटल इनोवेशन मिशन 2.0 में शामिल 2 प्रमुख कार्यक्रमों यथा औद्योगिक त्वरक कार्यक्रम जो है कि इसमें क्या किया गया है, और अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च
पैट का उद्देश्य आउटपुट नौकरी उत्पाद एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी आपको ये कंप्लीट होता है और इसको भी अब देखिएगा। अगली जो स्कीम है वो हम लोगों का है कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो आपको पसंद अगर आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।